हाफिज सईद तो चूहे जैसे बिल में छिप कर बैठा है, लेकिन उसके पालतू बुलडॉग एक्टिव हो गए। एक तरफ पाकिस्तानी माफिया डॉन शहजाद भट्टी के भारत में आतंकी नेटवर्क की परतें उधड़ गईं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद के गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए। कठमुल्ला नसीर मदनी कहने को तो पाकिस्तान का एक मौलाना, लेकिन असल में आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा लश्कर के सियासी मुखौटे वाले मंच पर चढ़कर इसने वो सच कबूल लिया जो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और आईएसआई इससे हमेशा इनकार करती आई है। पाकिस्तानी मौलाना का कबूलनामा, हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 जिहादी भेजे। कश्मीर में हाफिज के भेजे 10,000 जिहादी तो मिट्टी में मिला दिए गए। इन जिहादियों के हैंडलर और आतंकी वारदातों के प्लानर तो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही मिट्टी में मिल गए। अनजान गनमैन पिछले 4-5 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिसने कभी भी कोई भी साजिश रची थी, उन सब का बारी बारी से जहन्नुम का टिकट कटता जा रहा है। टोटल नंबर 30-35 के पार हो चुका है। हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के जरिए ही पाकिस्तान दशकों से हिंदुस्तान में आतंकी भेजता रहा है। इन आतंकियों की घुसपैठ एलओसी के जरिए ही होती थी, इसीलिए पीओके में जगह जगह आतंकी कैंप और लॉन्च पैड बनाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में पीओके के अंदर ऐसे ही 5 कैंप भारत ने तबाह किए थे। कश्मीर जिहाद के नाम पर आईएसआई पीओके के युवाओं को भी बरगलाकर इन आतंकी कैंपों में भर्ती करवाती थी, लेकिन अब पीओके की तस्वीर 180 डिग्री पर उलट गई और पीओके खुद ही पाकिस्तान की जिहादी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है। पीओके के लोग अपना हक मांगने लगे तो पाकिस्तानी फौज ने उन्हें आतंकी करार दिया, जबकि ग्लोबल आतंकी लिस्ट वाले सरगना पाकिस्तानी फौज की गोद में आराम से बैठे हैं। जब मर्जी छिप जाते हैं, जब मर्जी बाहर निकल आते हैं और जब मर्जी गीदड़ भभकियां देने लगते हैं। पानी बंद किए हुए भारत को 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सांसें बंद करने वाला ख्वाब ना हाफिज पूरा कर पाया, ना बिलावल भुट्टो पूरा कर पाया और ना इन सब का आका मुनीर पूरा कर पाया। उल्टे उसी की फौज को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है। पीओके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकी कैंप है। 2019 में भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के ही बालाकोट में एक आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। खैबर पख्तूनख्वा में गलती से आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आईएसआई उन्हें छुड़ा कर ले गई। खुद खैबर पख्तूनख्वा का पूर्व सीएम ये कबूल कर चुका है। पाकिस्तानी फौज आतंकी पालती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है और भारत में लड़ने मरने भेजती है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब यही आतंकी स्थानीय लोगों के ऊपर बंदूकें तानना शुरू कर देते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने आंगन में सांप पालने पर पाकिस्तान को बहुत पहले नसीहत दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान अब तक नहीं समझ पाया। हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को सिर्फ मौलाना या कठमुल्ले सिर पर नहीं बिठाते, पाकिस्तान के नेता भी खोलकर हाफिज के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद को हाफिज का गुलाम बता रहे थे। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। एयर स्ट्राइक में पीओके और पाकिस्तान समेत कुल 9 आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसीलिए पाकिस्तान अब अपनी टेरर इंडस्ट्री चालू रखने के लिए शहजाद भट्टी जैसे माफिया डॉन की मदद ले रहा है। भट्टी नेटवर्क आईएसआई की सरपरस्ती में चल रहा था। इससे जुड़े कुल 253 आतंकी भारत के 14 राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी साजिश
15 अगस्त को सिलसिलेवार हमले करने की थी, लेकिन उससे पहले ही ये दबोच लिए गए। भारत का भगोड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कई सालों से आईएसआई का मेहमान बनकर बैठा है, लेकिन अब दाऊद की हालत खराब हो चुकी है। 24 घंटे अनजान गनमैन का डर बना रहता है, सो अलर्ट। इसीलिए दाऊद अब आईएसआई के किसी काम का नहीं रहा। लिहाजा आईएसआई ने शहजाद भट्टी नेटवर्क एक्टिवेट किया था, क्योंकि आईएसआई का वजूद ही इसलिए है कि भारत में आतंकी भेजने हैं। आतंकवाद पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत गहरे तक रच बस चुका है, जिसे जिहाद के नाम से जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भी लश्कर आतंकी के पहुंचने की खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी। खुद शोएब अख्तर भी अपने दिमाग में कुलबुलाने वाले गजवाए हिंद को खोलकर जाहिर कर चुके हैं। मौलाना नसीर मदनी या मसूद अजहर, हाफिज या मुनीर, शोएब या शहबाज, चाहे जितनी दुआएं कर लें, गजवाए हिंद का इनका ख्वाब बस आंखों में ही रह जाएगा। हिंदुस्तान की ओर जितने जिहादी आएंगे, जहन्नुम के अलावा और कहीं नहीं जा पाएंगे। कांग्रेस ने आज साफ साफ कह दिया कि सरकार हमें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, जेल भेजना चाहती है तो जेल भेज दे, लेकिन हम तो वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 90 साल से जितना वंदे मातरम गा रहे हैं उतना ही गाएंगे। संसद ने वंदे मातरम के 6 छंद को राष्ट्रगीत माना है। वंदे मातरम का अपमान करने पर जेल का प्रावधान भी किया है। राष्ट्रपति के दस्तखत से ये कानून बन चुका है। फिर भी कांग्रेस ने जिद ठान ली है कि बीजेपी इसे मुस्लिम लीग वाली सोच बता रही है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इस पाप की सजा देने की बात कह रही है। वंदे मातरम को लेकर हो रहे इस विवाद के पीछे क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इतिहास क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या कांग्रेस 90 साल बाद भी जिन्ना को खुश करने में लगी है? क्या कांग्रेस जिन्ना समर्थकों के वोट की खातिर वंदे मातरम का विरोध कर रही है? क्या कांग्रेस को नेहरू से भी ज्यादा जिन्ना की फिक्र सता रही है? जिन्ना का भूत या तो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा या कांग्रेस जिन्ना का पीछा नहीं छोड़ रही। जो भी हो, लेकिन जिन्ना कांग्रेस से चिपक गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्ना को कांग्रेस ने अपने साथ चिपका लिया है। जिन्ना जमात को खुश करने के लिए कांग्रेस का वंदे मातरम विरोध नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। गोवा कांग्रेस की बैठक में पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा ही गाए गए, फिर वंदे मातरम को बंद कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजने पर उसे रोकने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ अजीब से इशारे करते देखे गए थे। कांग्रेस जब फंसने लगी तो किसी ने कहा कि सोनिया गांधी खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। कोई कहने लगा सोनिया खड़गे के लिए पानी मंगवा रही थी। किसी ने कहा सोनिया को पूरा वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी 13 अगस्त तक कांग्रेस बराबरी पर दिख रही थी। फिर कांग्रेस ने वंदे मातरम जैसा घोर राष्ट्रवादी मुद्दा थाल में सजाकर बीजेपी को दे दिया। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को आक्रामक होने का मौका मिल गया। बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। बीजेपी को मौका मिला तो उसने दोनों हाथों से कैच लपक लिया। वंदे मातरम पर नरेंद्र मोदी को नई लाइन बताने की जरूरत नहीं है। मोदी की लाइन पहले से तय है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था,
उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम पर बीजेपी अपनी लाइन 1 इंच भी नहीं बदलेगी। सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस वंदे मातरम पर बैक लाइन क्यों ले रही है? क्या वंदे मातरम पर जो बवाल है उसके पीछे बस वोट बैंक का ख्याल है? खुद खड़गे ने कह दिया है, कांग्रेसी अब जब भी वंदे मातरम बजाएंगे वो अधूरा ही गाएंगे। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। वंदे मातरम पर खड़गे अधूरी बात बताते हैं, वो 90 साल की कहानी सुनाते हैं, जबकि वंदे मातरम की कहानी 150 साल की है। साल तक उन्होंने जो गाया ऐसे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 6 छंदों वाला वंदे मातरम गीत लिखा, जिसे पहली बार 7 नवंबर 1875 को एक बांग्ला मैगजीन बंग दर्शन में छापा गया। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। बांग्ला और संस्कृत में लिखा यह गीत राष्ट्रवाद की भावना से भरा हुआ है, जिसे मुसलमान हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं। जब यह गीत लिखा गया तब इस पर सियासत की छाया कम पड़ी थी। अखबारों, पैम्फलेटों और नारों के जरिए यह पूरे देश में फैल गया। यह क्रांति का गीत बन गया। अंग्रेज इसे सुनते तो उनको ऐसा लगता जैसे उनके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया गया हो। 28 दिसंबर 1896 को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। टैगोर ने 2 छंद वाला वंदे मातरम नहीं, बल्कि पूरा वंदे मातरम गाया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का गीत बन गया। रंगपुर, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना और अब बांग्लादेश में है, वहां के एक स्कूल में बच्चों ने वंदे मातरम गा दिया तो हर बच्चे पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और स्कूलों में यह गीत गाने पर बैन लगा दिया गया। इसके विरोध में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वंदे मातरम तेजी से फैला। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी में इसके अनुवाद किए गए। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार तिरंगा फहराया, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। 17 अगस्त 1909 को जब महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तब उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गीत बजाया जाता और कोई विरोध नहीं करता। 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में थे, तब जिन्ना को कोई आपत्ति नहीं होती थी। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी और उसी साल से वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम सियासत की छाया पड़ने लगी। 1920 में बंगाली मैगजीन इस्लामी दर्शन में लिखा गया कि वंदे मातरम मूर्ति पूजा यानी कुफ्र का रूप है। 1928 में शरीयते इस्लाम मैगजीन ने लिखा वंदे मातरम मुसलमानों के लिए हराम है। 30 के दशक में मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग करने लगी।
1937 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का तीखा विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को रोकने की बजाय वंदे मातरम पर झुकने का काम किया। जिन्ना का कहना था कि मुसलमान किसी भी कीमत पर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत नहीं मानेंगे। अप्रैल 1938 में मुस्लिम लीग के कोलकाता अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों पर वंदे मातरम थोपना चाहती है, यह मुसलमानों को बराबरी के हक के खिलाफ है। नेहरू इस डिमांड पर झुक गए और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर कैंची चला दी। वंदे मातरम गीत के 6 स्टैंजा की जगह सिर्फ 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत की मंजूरी दे दी। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम की इस कहानी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का क्या रोल था? 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। वंदे मातरम पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच भी पत्राचार हुआ, जिसमें नेहरू ने लिखा था, उन्होंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने की सलाह दी थी। नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को टैगोर को खत लिखकर सलाह मांगी और टैगोर ने जवाब में लिखा, वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा सुंदर हैं, उसमें राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना है। आगे के हिस्से में धार्मिक प्रतीक और भावनाएं हैं जो सबको स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये हिस्से मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस आज भी अपने बचाव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेती है। टैगोर का नाम लेकर ही 1937 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वो रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम पर महात्मा गांधी का नजरिया समय के साथ बदलता रहा। 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय गांधी जी इसे राष्ट्रवादी गीत मानते थे। 1915 में भी गांधी जी ने वंदे मातरम गीत की भावना की तारीफ की। 30 के दशक में विवाद होने पर गांधी जी वंदे मातरम को लेकर डिफेंसिव होने लगे। 1940 में हरिजन में उन्होंने लिखा कि वो कभी नहीं चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर कोई झगड़ा हो। 1947 में कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने इसकी तुलना अल्लाह अकबर से की, जिससे वहां के हिंदू नाराज हो गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को आजाद हिंदुस्तान का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। संविधान सभा में किसी ने भी इस ऐलान का विरोध नहीं किया। 1950 के बाद अगले 75 साल तक वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाए जाते रहे, मगर अब संसद ने कानून बना दिया है 6 स्टैंजा वाले वंदे मातरम गाना कानूनी रूप से जरूरी है और इसे बीच में रोका भी नहीं जा सकता। कांग्रेस यहीं पर सियासी चैलेंज ले रही है। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम देशभक्त नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि वंदे मातरम पर अब वो फ्रंट फुट पर खेलेगी और कांग्रेस को बैक फुट पर रखेगी। बीजेपी के लिए ये हिंदू राष्ट्रवाद का सवाल है, इस पर वो ऑफेंसिव भी खेलेगी। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए।
और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम की राष्ट्रवादी पिच पर देश में अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग करेंगे। यूपी में जिन्ना और गन्ना वैसे भी योगी के प्रिय सब्जेक्ट हैं। योगी यहां कोई कोताही नहीं करेंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। वंदे मातरम यूपी में योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले फॉर्मूले के साथ साथ चलता है। 80 में वंदे मातरम गाने वाले और 20 में वंदे मातरम का विरोध करने वाले। वंदे मातरम के लिए यूपी में बीजेपी पहले से ही सड़क पर है, ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनती बनती अब देश विरोधी बन चुकी है। कांग्रेस ने गलत समय पर गलत मुद्दा चुन लिया है। राहुल गांधी की पार्टी अगर वंदे मातरम का विरोध करके यूपी चुनाव में उतरने की सोच रही है तो इसमें योगी का कुछ नहीं जाता, समाजवादी पार्टी का घाटा ही घाटा। अखिलेश यादव की पार्टी वंदे मातरम पर सन्नाटे में है। सपा में आदेश निकल गया है, वंदे मातरम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी जमकर बोल रही है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि मैं वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। बीजेपी के लिए वंदे मातरम का वही स्थान है जो राम मंदिर का है, आर्टिकल 370 का है, यूसीसी का है। वंदे मातरम के 150 साल होने पर संसद का स्पेशल सेशन बुलाना, फिर वंदे मातरम का अपमान रोकने के लिए कानून बनाना। नरेंद्र मोदी ने सब काम पहले ही तय कर लिए हैं। संसद में जब वंदे मातरम पर कानून बन रहा था तब राहुल गांधी संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें कानून की अहमियत का पता ही नहीं चला। अब कांग्रेस लकीर पीट रही है। इंडियन नेवी को समंदर का ऐसा योद्धा मिलने वाला है जिसे देखते ही दुश्मन का कलेजा कांपने लगेगा, क्योंकि यह समंदर में दुश्मन की हर हरकत पर ना सिर्फ नजर रखेगा बल्कि गड़बड़ी होने पर तुरंत एक्शन में भी आ जाएगा। समंदर के नए बाहुबली का नाम सुनते ही क्यों दुश्मन की नींद उड़ गई। मलक्का स्ट्रेट से लेकर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक ये आसमानी बाज कैसे निगरानी करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए।
समंदर में दुश्मनों के बीच खलबली, तबाही मचाने आ रहा बाहुबली। भारत की बढ़ेगी समुद्री निगरानी, हिंद महासागर में नया शिकारी। नेवी को मिलेगा आसमानी बाज, दुश्मन की साजिश होगी बेनकाब। समंदर में इंडियन नेवी की अदम्य ताकत देख अब दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इन धुरंधरों को देख दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। समंदर में अब दुश्मनों की हर चाल का करारा जवाब मिलेगा। हिंद महासागर में अब दुश्मनों की हर एक एक्टिविटी पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इंडियन नेवी के ड्रोन बेड़े में 2 और बाहुबली जोड़ने जा रहे हैं। इससे भारत की मैरीटाइम विजिलेंस काफी स्ट्रांग हो जाएगी। नेवी की इंटेलिजेंस कैपेसिटी बेहद मजबूत हो जाएगी। दुश्मनों के मंसूबों को समय से पहले खत्म किया जा सकेगा। इंडियन नेवी को दुनिया का सबसे अल्ट्रा मॉडर्न अनमैन्ड ड्रोन मिलने जा रहा है और इसका नाम है MQ-9B सी गार्जियन। नेवी के ड्रोन बेड़े में 2 MQ-9B पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन 2 और ड्रोनों के जोड़ने से यह फ्लीट काफी मजबूत हो जाएगी। MQ-9B सी गार्डियन दुनिया का सबसे पावरफुल समुद्री निगरानी ड्रोनों में से एक है। यह ड्रोन लगातार 30 से 40 घंटे तक हवा में रहकर उड़ान भर सकता है। इसकी कुल फ्लाइट रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो इसमें बिना फ्यूल भरे इंडियन ओशन की एक बार में निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 388 से 440 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो रैपिड रिस्पांस और पेट्रोलिंग के लिए आइडियल है। पेलोड की बात करें तो ये 2155 किलो तक भारी पेलोड ले जा सकता है। ये ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलो बम ले जाने में सक्षम है। ये हैं हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, दैट मीन्स रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिनकी की बहुत लंबी एंड्योरेंस है, जिसका मतलब ये 50 से 60 घंटे तक हवा में रह सकता है और ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके 30 से 50,000 फीट पे जाके ये समुद्र की निगरानी रखता है। और ये कोई भी जो हरकत नीचे हो रही है, कौन सा शिप है, कैसे जा रहा है, किस साइड से किस साइड पे जा रहा है। और आपको मालूम है जो हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो मलाक्का स्ट्रेट से लेके और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पता होनी चाहिए वहां की, जो कि बहुत मुश्किल है शिप्स के साथ और मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ। ये पूरा का पूरा निगरानी रखना 24/7 365 डेज। MQ-9B सी गार्डियन दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है।
ये 360 डिग्री मैरीटाइम सर्च रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरों से लैस है। इस ड्रोन में ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सोनोबॉयड डिस्पेंसर भी लगा है। इसका रेडार इतना एडवांस है कि ये खराब मौसम और घने बादलों के पार भी शिप्स की सटीक मैपिंग कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी की विजिलेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका से बड़ा करार किया है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ 1943 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। इसके तहत 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन 30 महीने के लिए लीज पर जाएंगे, जबकि नेवी के ड्रोन फ्लीट में 2 MQ-9B पहले से ही मौजूद हैं। इंडियन ओशन रीजन में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ड्रैगन की खतरनाक चाल को देखते हुए ही भारत ने तत्काल 2 MQ-9B ड्रोन लीज पर लेने का फैसला किया है। इन निगरानी ड्रोन्स के जरिए चालबाज चीन समेत दुश्मनों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 साल पहले अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की थी। अमेरिका से करीब 32,000 करोड़ में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की डील हुई थी। इनमें से 15 सी गार्डियन ड्रोन इंडियन नेवी को मिलेंगे, जबकि 8 स्काई गार्डियन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 2029 से शुरू होकर 2030 तक पूरी होगी। MQ-9B एक हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट है। इसके कई वेरिएंट हैं, जिनमें समुद्री ऑपरेशन के लिए सी गार्डियन और जमीनी ऑपरेशन के लिए स्काई गार्डियन शामिल हैं। इसे मुख्य रूप से इंटेलिजेंस, विजिलेंस और दुश्मन के बारे में गुप्त जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन नेवी के लिए सी गार्डियन वेरिएंट इंडियन ओशन के विशाल क्षेत्र में निगरानी के लिए सक्षम है। ये एक चीज है कि जो सर्वेलेंस होती है, जो निगरानी रखते हैं, जो जिनको आप टोही एयरक्राफ्ट बोलते हैं, ये जब बेस से निकलते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, फिर वहां पर 8-10 घंटे, जैसे बोइंग का हमने लिया था PATI, बट उसमें क्या है, उसमें क्रू रहता है, तो क्रू का एक फटीग होता है 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद उनको चेंज करना पड़ता है। इवन अगर आप चेंज कर लेंगे तो एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस होती है। सो ये इन चीजों का, और फिर उसके बाद कई इलाकों में हम मैन्ड एयरक्राफ्ट को नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर खतरा रहता है कि एनिमी का मिसाइल ना आ जाए और या एनिमी के फाइटर आके ना प्रोसिक्यूट कर दे। तो उस मामले में ये जो ड्रोन है, ये जो सी गार्डियन है, स्काई गार्डियन है, MQ-9B है, ये बहुत बहुत पावरफुल है। और अभी इनके अंदर कोई वेपन नहीं है हमारे पास। जब हमारे अपने आ जाएंगे तब हम उनके साथ उनमें अपने वेपन्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। बट इस वक्त जो ये एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ही एक इंडियन नेवी की क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। MQ-9B ड्रोन इंडियन नेवी की खुफिया और निगरानी कैपेसिटी में बड़ा बदलाव लाएगा। ये एयरक्राफ्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की कैपेसिटी को काफी मजबूत करेगा। इंडियन ओशन में दुश्मन के शिप्स और संदिग्ध गतिविधि की सटीक लाइव जानकारी देगा। ये अल्ट्रा मॉडर्न सेंसरों और सोनार सिस्टम से लैस है, जिससे ये समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की सबमरीन्स को खोजकर तबाह कर सकता है। नए समझौते के तहत भारत में ही डिपो स्तर के इसके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की भी व्यवस्था की जाएगी।
जिससे तकनीकी मदद के लिए बार बार अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अमेरिका ने इंडियन नेवी को MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर देने में करार का स्वागत किया है और भारत अमेरिका के बीच बढ़ते डिफेंस कॉपरेशन के लिए बेहद अहम बताया है। 2024 की डिफेंस डील के तहत जब तक MQ-9B ड्रोन्स की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक लीज के जरिए ही भारत इन हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल जारी रखेगा। ये ड्रोन 4 हेल फायर मिसाइलें और करीब 450 किलो लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है।